नमस्कार, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। वही हुआ जिसका दुनिया के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मार्केट्स को डर था। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और एशिया से लेकर यूरोप तक शेयर मार्केट्स क्रैश होने लगे। भारतीय शेयर बाजारों में हाल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। क्रूड ऑयल के दाम 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया और फॉरेक्स एक्सचेंजों पर भी उथल पुथल काफी हुई। आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया पर मंडराते इस संकट का हमारी आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर क्या असर होने वाला है। अगर यूक्रेन के बचाव में नाटो कूदा और कई देश लड़ाई की चपेट में आए तो ग्लोबल इकोनॉमी को क्या अब तक के सबसे बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं? क्या भारत इन सबसे खुद को अलग रख पाएगा? हमारी सरकार क्रूड ऑयल की आंच से हमें किस हद तक बचा पाएगी, या हमारी किस्मत में कोरोना महामारी से भी बुरी आर्थिक हालत लिखी है? सबसे पहले हम रुख करते हैं शेयर बाजारों का। आज सुबह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जंग के ऐलान और यूक्रेन पर मिसाइल और विमानों से हमले की खबरों से सेंसेक्स और निफ्टी में ऐतिहासिक गिरावट आई। ज्यादातर कंपनियों के स्टॉक रेड सिग्नल में दिखे और हर तरफ बिकवाली नजर आई। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 2700 पॉइंट्स यानी 4.72% गिरकर 54,529 तक जा पहुंचा। निफ्टी 815 अंक टूटकर 16,247 पर बंद हुआ। यह बीते 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। इस हमले से बाजारों में इतनी दहशत क्यों है और यह गिरावट किस हद तक जाएगी? हमने इस बारे में राय ली फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली की। देखिए, शेयर मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती हैं, उनको स्टेबिलिटी पसंद है, उनको शांति पसंद है, उनको विकास पसंद है। और युद्ध जब छिड़ता है तो ये बिल्कुल इसके विपरीत होता है, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रक्शन होती है, वहां पर डिसरप्शन होती है, वहां पर मार काट होती है, जाने जाती हैं, अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तो शेयर मार्केट का किसी भी युद्ध के लिए रिएक्ट करना स्वाभाविक है। तो इसलिए आपको दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारत का बाजार मिला के, भारत का सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आपने सुबह देखा, एक समय था जब सेंसेक्स 1800 पॉइंट नीचे था, निफ्टी करीब करीब 600 पॉइंट नीचे आ गया था। तो वो लाजमी है गिरना। और इसका अगर हम, जो लोग शेयर मार्केट से, भारत के 8 करोड़ लोग जुड़े हुए, अगर हम भारत का दृष्टांत लेते हैं, 8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका जो पैसा निवेश किया हुआ है, लाखों करोड़ रुपए उसमें से हवा हो जाते हैं। अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं तो उसमें से वो पैसा गायब हो जाता है। और वो पैसा अगर वो बेचते हैं तो घाटे पे बेचेंगे, या फिर वो उसमें फंस जाते हैं, फिर उनको महीनों, कई बार सालों इंतजार करनी पड़ती है वही कीमत वापस आए तो वो ब्रेक इवन पे निकल पाए। प्रॉफिट तो दूर की बात होती है। तो इसलिए आपको सीधा सीधा इसका असर दिखाई दे रहा है। और पिछले चंद कई दिनों से हम देख रहे थे, जब से ये यूक्रेन रशिया का संकट बना हुआ था, तो शेयर मार्केट फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे चलता है। मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस, सेक्टर की परफॉर्मेंस, देश की हालत वगैरह वगैरह। और टेक्निकल्स होते हैं कि आपका डेटा क्या कह रहा है, चार्ट मूवमेंट्स क्या कह रहे हैं, पैटर्न। हम देख रहे थे कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की बजाय ये न्यूज फ्लो पे चल रहा था, और अभी भी ये न्यूज फ्लो पे है। तो अगर कोई अच्छी खबर आती है तो आपको बीच बीच में शेयर बाजार ऊपर जाता भी कुछ रिकवर करता दिखेगा। पर कुल मिला के जब तक ये लड़ाई चल रही है, और अगर ये लड़ाई, भगवान ना करे कि ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाती है, इसमें नेटो और साथ में अमेरिका भी जुड़ जाता है, तो लग रहा है कि ये बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। और सीधा सीधा शेयर मार्केट पे लाखों करोड़ रुपए, बल्कि दुनिया के कहूं मैं तो अरबों करोड़ रुपए शेयर मार्केट से गायब हो सकते हैं, शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले ने कच्चे तेल के दाम $103 प्रति बैरल के रिकॉर्ड लेवल तक जा पहुंचे हैं। सितंबर 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार गया है। कई एक्सपर्ट और एजेंसियां पहले ही चेता चुकी है कि ये लड़ाई लंबी खींची तो क्रूड के दाम अभी और ऊपर जाएंगे। ऐसा हुआ तो भारत सरकार का बजट भी बिगड़ सकता है। हमारी जरूरतों का करीब 85% कच्चा तेल आयात होता है। क्या इससे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो सकता है? हमने राय ली एक्सपर्ट की। क्रूड की प्राइसेस बेतहाशा बढ़ेंगी अगर ये युद्ध ज्यादा दिन चलता है, या इस युद्ध में और देश भी शामिल होते हैं। तो क्रूड की प्राइसेस का असर, भारत का 85% क्रूड की जरूरतें आयात किया जाता है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि साहब, रशिया में लड़ाई चल रही है तो रशिया तो कुल 13% करता है, तो इससे भारत पे क्या असर होगा? तो क्रूड की प्राइसेस तो कुल मिला के दुनिया भर में बढ़ जाएंगी। तो भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो सीधा सीधा बढ़ेगा। और $70-75 पे, अगर भारत सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में अपनी अपनी कैलकुलेशंस करी थी, तो $70-75 और $100 में बहुत ज्यादा फर्क है।
तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 10 मार्च के बाद जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद आपको, या 7 मार्च को जब आखिरी पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको क्रूड के दाम के, बल्कि भारत का आयात का बिल तो पहले ही बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते दिख सकते हैं। और अगर मेरा ऐसा अनुमान है कि 10 से 15 रुपए का सीधा सीधा फर्क पड़ेगा, तो भारत सरकार के पास विकल्प क्या रहेगा? या तो वो टैक्सेस को काटे, अगर वो टैक्सेस को काटते हैं तो फिस्कल बैलेंस शीट बिगड़ती है, भारत की जो जो आय है भारत सरकार की वो डावाडोल हो जाएगी। अगर वो नहीं टैक्सेस बढ़ाते हैं तो लोगों पे पास ऑन की जाएगी, अगर लोगों पे पास ऑन की जाती है तो वही आपको जो पहले पेट्रोल डीजल के प्राइस 110 115 रुपए देखने को मिल रहे थे पीछे, उससे भी ज्यादा ये जा सकते हैं। बहुत बड़ी संकट की परिस्थिति खड़ी हो सकती है। भारत की जो खुदरा महंगाई दर है, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि पीछे आपने आरबीआई के आंकड़े आए थे अभी कुछ दिन पहले, 6% से ऊपर थी। आप सोचिए, यही आम जनता को इतना तंग कर रही है, खासकर खाने पीने की चीजें में इतनी महंगाई दिख रही है। अगर ये पेट्रोल 15 रुपए बढ़ गए तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, इसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब इसका जो इफेक्ट है वो सारे ट्रांसपोर्टर्स ग्राहकों के ऊपर डाल देते हैं, होलसेलर्स रिटेलर सब ग्राहकों के ऊपर डालते हैं। तो मुझे लग रहा है लोगों को महंगाई के लिए कमर कस लेनी चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए कि ये महंगाई, अगर ये लड़ाई लंबी चल गई तो इस महंगाई से बच पाना बहुत मुश्किल होगा, और ये महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, ये नियंत्रण से बाहर जा सकती है। भारत सरकार के पास जो विकल्प हैं वो विकल्प भी कम पड़ सकते हैं महंगाई की को रोकने में। एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सपोर्टर देश। ऐसे में भारत के लिए अपना स्टैंड लेना कठिन हो गया है। रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी दोस्ती परवान चढ़ रही है। अगर यह लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होती तो भारत पर इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे? अगर भारत अमेरिका के साथ दिखा तो क्या रूस, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कोई नया खेल कर सकती है? इस पूरे हालात में भारतीय आर्थिक हितों को लेकर भी हमने एक्सपर्ट से बात की। भारत और रशिया के बीच जो बायलेटरल ट्रेड होता है वो करीब करीब 9.31 बिलियन डॉलर का है, जो आखिरी आंकड़े अवेलेबल हैं उसके हिसाब से। यूक्रेन के साथ इतना नहीं होता, यूक्रेन के साथ करीब 2 बिलियन डॉलर के आसपास है। भारत से कुछ फार्मास्यूटिकल्स वहां जाते हैं, पर रशिया के साथ जो 10 बिलियन डॉलर, जो कि करीब करीब 70,000 करोड़ अगर हम मोटा मोटा भारतीय रुपए में लगाएं, वो ट्रेड सीधा सीधा असर होगा, क्योंकि रशिया के ऊपर अब और सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस का अर्थ है कि आप रशिया को अगर मैं कहूं तो अछूता हो जाएगा। मतलब आप रशिया से कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप रशिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते, रशिया के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। अभी तक भारत ने एक न्यूट्रल रुख बनाया हुआ है। भारत सरकार ने किसी भी, रशिया भारत का पुराना दोस्त है, अमेरिका और नेटो से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो भारत के सामने ये एक विडंबना है कि यहां जाएं या वहां जाएं। और मुझे लग रहा है क्योंकि अब लड़ाई छिड़ गई है, अब भारत के लिए ये न्यूट्रल रुख बनाए रखना कठिन होगा। भारत को अपना अपना पूरा का पूरे अप्रोच को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम इसमें रशिया के साथ हैं, या हम इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते। तो मुझे लग रहा है ये जो प्रतिबंध लगेंगे ये सीधा सीधा भारत पर असर करेंगे। और इसका मैं एक बहुत बड़ा पहलू जो आपको आज ललन टॉप के जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको एक बताना चाहता हूं, जिसपे शायद बहुत कम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, कि चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरी लड़ाई में। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़ाई आज छिड़ी और रशिया ने पिछले 2 दिनों में जो ईस्टर्न रीजन्स थे यूक्रेन के, उस पर उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। क्या किसी को इसमें कोई कोइंसिडेंस दिखता है इन तारीखों में, इस समय में? बीजिंग ओलंपिक संडे को खत्म हुए, तो कहीं रशिया और चाइना के बीच में गुपचुप एक बात चल रही है कि भैया हम पहले फ्री हो जाएं, उसके बाद आप ये लड़ाई छोड़ना। कहीं हमें आपका साथ देने पड़ गया तो हम बिजी ना अपने आप को महसूस करें, हम आपके साथ देने के लिए तैयार रहें। और चाइना जिस प्रकार ताइवान पे नजर रखा हुआ है, चाइना का जिस प्रकार एलएसी पे, भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बार बार शरारत देखने को मिलती है, मुझे लग रहा है इस पूरे मौके का, ये जो यूक्रेन रशिया की क्राइसिस है, इसका कहीं चाइना फायदा उठा सकता है। और अगर चाइना बीच में कूद पड़ा तो मैं समझता हूं ना केवल जियोपॉलिटिकल लेवल पे भारत के लिए बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाएगी, बल्कि आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि चाइना से हमारा 100 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड है। करीब करीब भारत के बिजनेसेस की 96% 95% एमएसएमईज उसकी भागीदार हैं, और एमएसएमईज ही ज्यादातर चाइना के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व। हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, टॉयज की बात करें, कितने सारे केमिकल्स की बात करें, बहुत सारी चीजों पर हम चाइना पर निर्भर हैं आज भी। हालांकि पीछे जो गलवान में किस्सा हुआ था, अगर हम उसको ध्यान में रखें तो उस समय
चाइना के खिलाफ बहुत रोष था और जगह जगह बाजारों में आपको चाइना के सामान का बहिष्कार करो, पर ऐसा हुआ नहीं। हमारा ट्रेड उस टाइम था करीब $80 बिलियन का, आज हमारा ट्रेड $100 बिलियन का हो गया है। तो ये विडंबना है कि एक तरफ जहां आप चाइना का बहिष्कार करना चाहते थे, पर यह निर्भरता हमें बताती है कि विकट परिस्थितियों में भी जब हमें चाइना पर रोष था, उसके बावजूद हमें चाइना से व्यापार करना स्वीकार करना पड़ा, बल्कि वो बढ़ गया उल्टा। तो मुझे लग रहा है इस फैक्टर पर लोग बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये युद्ध भारत से 4000 किलोमीटर दूर हो रहा है। तो भारत का आम आदमी सोच रहा है कि भाई 4000 किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा है, तो इसमें हमें क्या लेना, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है। आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। मुझे लग रहा है कहीं भी अगर अशांति फैलती है, पूरी विश्व पर उसका असर पड़ता है। और जिस चाइना फैक्टर की मैंने बात करी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चाइना अगर इस लड़ाई में कूद पड़ा और चाइना ने इस लड़ाई की आड़ में कोई शरारत करी ताइवान के ऊपर या भारत के एलएसी पे, मुझे लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका कई गुना असर पड़ेगा सीधा सीधा। तो मेरी तो सलाह सबको ये है, लल्लन टॉप के जितने भी फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो लोग लल्लन टॉप को पसंद करते हैं, निरंतर देखते हैं, उनको ये सलाह है, साहब अपना खर्च, अपने घर के बजट को आज कागज पेंसिल लेके बैठ जाइए और अपने घर के बजट का एक लिस्ट बनाइए। जो आपके फालतू के खर्चे हैं उनको आप सर्कल कर दीजिए, उनको खर्चों को रोक दीजिए, कम करिए, किफायत करिए, गैर जरूरी खर्चे मत करिए। क्योंकि अगर ये महंगाई आपको आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में बढ़ती हुई दिखाई दी, तो आपके घर का बजट बिगड़ सकता है। और इतना बिगड़ सकता है कि आपको रोजमर्रा की चीजें, जरूरत की चीजें भी लेने के लिए सोचना पड़ेगा। और भारत जैसा देश जहां पर 60 से 70% जनता कृषि पर आधारित है, गरीब है, लोग गांव में रहते हैं, पहले ही पैंडेमिक की वजह से आमदनी लोगों की गिर गई थी, खर्चे बढ़ गए थे महंगाई की वजह से। होलसेल प्राइस इंडेक्स 12% के आसपास घूम रही है, रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ऊपर चल रहा है। मुझे लग रहा है ये जले पे नमक छिड़कने के बराबर होगी ये लड़ाई, क्योंकि वो महंगाई आपकी सीधा सीधा, तो साहब 4000 किलोमीटर जो लड़ाई चल रही है वो कहां जाके आपकी जेब पर असर करेगी। आपको मैंने ये समझाने की कोशिश करी पेट्रोल डीजल की कीमतों के जरिए, वो सीधा सीधा और भारत सरकार के लिए बहुत कठिन हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। लोग सीधा सीधा, मैंने देखा, सरकार को दोष देते हैं कि भाई आपने ये सरकार है तो इसने हमें महंगाई कर दी, हमारी सेविंग खत्म हो गई, हमारी आमदनी गिर गई, वगैरह वगैरह। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, बगैर मैं किसी राजनीतिक पक्ष लिए, बगैर सरकार का पक्ष लिए, कुछ परिस्थितियां, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स डिमांड एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर। जब परिस्थितियां ऐसी असाधारण हो जाती हैं तो कुछ असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। मैं समझता हूं इस बात को ध्यान में रखते हुए सब लोगों को बहुत किफायत से चलना चाहिए, इस उम्मीद में कि शायद ये महंगाई आपको परेशान करने लगी। अब जब आर्थिक हालात इतने बुरे होते दिख रहे हैं, हर तरफ स्टॉक और कमोडिटी में हाहाकार मची है, तो एक सवाल आम इन्वेस्टर के मन में भी है कि फिलहाल गिरते शेयर बाजारों से निकल ले या फिर सस्ते शेयरों में पैसे लगाए। 2 महीने पहले तक भारतीय शेयर बाजार अब तक की पीक पर था। ऐसे में क्या गिरावट का सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है? हमने एक्सपर्ट से पूछा कि आम निवेशकों को फिलहाल क्या करना चाहिए। भारत के शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, 8 करोड़ लोग शेयर मार्केट से इस समय जुड़े हुए हैं। आपको हैरानी होगी जान के कि इसमें से 1.5 करोड़ लोग तो पिछले साल ही जुड़े, पैंडेमिक के बाद जिन लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बहुत लोगों ने जिनकी नौकरियां चली गई, उन्होंने शेयर मार्केट को अपना एक कमाई का, धंधे का जरिया बना लिया। कुछ लोगों को हालांकि उसमें फायदा भी हुआ, कुछ को नुकसान भी हुआ, खैर उस बात को रहने देते हैं। सवाल यह है कि 8 करोड़ लोग जो जुड़े हुए, उनको अब क्या करना चाहिए। देखिए साहब, अगर तो आप अभी भी मुनाफे में हैं, मतलब अगर आपने शेयर मार्केट में उस समय निवेश किया था जब कीमतें आज जो है उससे भी बहुत नीचे थी, अगर आप मुनाफे में है तो अपना थोड़ा बहुत मुनाफा बुक कर लीजिए। हम शेयर मार्केट में कहावत होती है, अ प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मतलब आपके बैंक में जो प्रॉफिट आ गया वो उससे कहीं अच्छा है जो आपकी किताबों में दिख रहा है या कागजों पर दिख रहा है, तो बुक कर लीजिए। अगर आप घाटे में हैं, मतलब आप इस शेयर मार्केट फॉल की वजह से घाटे में, फिर तो आपके सामने 2 ही विकल्प रह जाएंगे, या तो आप घाटा बुक करके बाहर आ जाएं, पर अगर आप उस घाटे को नहीं बुक करना चाहते तो आप मार्केट में बने रहिए। क्योंकि शेयर मार्केट बाय नेचर ऐसा है कि वो बहुत जल्दी, बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी किसी चीज पर रिएक्ट करता है। जरा सी कोई अच्छी खबर आई तो आपको ऊपर जाता भी दिखेगा। शेयर मार्केट फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे चलता है नॉर्मली, पर आजकल हम देख रहे थे पिछले चंद हफ्तों से कि शेयर मार्केट न्यूज फ्लो पे चल रहा था, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन के बारे में
जैसे जैसे खबरें आती थी, शेयर मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा था, कोई टेक्निकल फंडामेंटल्स का असर नहीं हो रहा था। तो अगर आप बने रह सकते हैं तो बने रहिए। मेरा ऐसा आकलन है एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते, फाइनेंशियल एनालिस्ट होने के नाते, कि आपको जून जुलाई के बाद मार्केट जो है वो लंबी अवधि के जो निवेशक है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट नीचे जाती है, वापस ऊपर आ जाती है। और अगर आप जो लोग SIP जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप जो लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में थोड़े थोड़े शेयर हर महीने लेते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ शेयर उनको महंगे मिलते हैं, अब जैसे सस्ते मिल जाएंगे, कुछ थोड़े कम सस्ते मिले, कुछ कम महंगे मिले। तो कुल मिला के अगर हम औसतन देखें, एवरेज देखें, तो उनके पास एक ऐसा पोर्टफोलियो बन जाता है जो कि प्राइस न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसमें सब प्राइसेस के होते हैं, तो उसमें जैसे ही प्राइस बढ़ेगी आपको उससे फायदा होगा। तो मेरी सलाह यह है कि घबराएं ना, शेयर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, इससे भी और नीचे जा सकता है। अगर मुनाफे में है, मुनाफा बुक करके बाहर आ जाइए। अगर मुनाफे में नहीं है, घाटे में है, आप घाटा हजम कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत लॉस बुक करके बाहर आ सकते हैं। पर अगर आप लंबी अवधि तक, आपकी एपेटाइट है, आप में इतनी कैपेसिटी है, क्षमता है कि आप 2-3 साल तक निवेशक बने रहना सकते हैं, बने रह सकते हैं, तो मेरी सलाह यह है कि आप बने रहिए। मार्केट वापस उछलेगा, मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, ना कभी हमेशा नीचे चलता रहता है, ना कभी हमेशा ऊपर चलता रहता है। तो यहां से रिकवर करेगा, अवश्य करेगा, समय लग सकता है। निवेशकों के लिए आज जहां हर तरफ लाल निशान नजर आ रहे हैं, क्रूड के अलावा एक कमोडिटी ऐसी भी थी जहां कीमतें उछल मार रही थी। वह था सोना। हम सबको हमेशा से आकर्षित करने वाला सोना, जिसकी कीमतें पिछले एक साल से न जाने कहां सोई हुई थी, अब सोने में रिकॉर्ड तेजी दिखाई दे रही है। आज यूक्रेन पर रूस के हमले की खबर के बाद भारतीय बुलियन मार्केट में सोने की कीमत एक ही दिन में 1,400 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गई। ये हाल के दिनों में आई सबसे बड़ी उछल है। सोना एक हेजिंग एसेट माना जाता है। जब शेयर बाजारों में गिरावट आती है तब सोना ऊपर का रुख करता है। क्या यह सोने में निवेश करने वालों के लिए मौका है? क्या जैसे जैसे शेयर मार्केट में गिरावट आएगी सोने की कीमत ऊपर का रुख करेगी? क्या लोगों को शेयरों के बजाय अब सोने में निवेश करना चाहिए? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हमने एक्सपर्ट का रुख किया। मैंने बताया कि शेयर मार्केट को अशांति पसंद नहीं है, युद्ध पसंद नहीं है, डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। सोने को और चांदी को इसका उल्टा पसंद है, उसको अशांति पसंद है, उसको लड़ाई पसंद है, उसको डिस्टर्बेंस पसंद है। तो जैसे ही लड़ाई की खबर मिली, बल्कि लड़ाई की जो जो खबरें पिछले चंद दिनों में आने लगी थी, सोने की चाल चल पड़ी थी ऊपर को। और आज हमने देखा कि सोना 52-53 हजार रुपए, अगर आप 22 कैरेट का सोना लेने जाएं किसी ज्वेलर शॉप पे, हालांकि 51, 51,500 हजार अभी दिखा रहा है, पर आप लेने जाएंगे तो आपको ये उसमें एक तैयारी जुड़ती है, तो आपको करीब करीब 53 हजार के आसपास मिलेगा। मेरा मानना है कि हर निवेशक के पोर्टफोलियो में वैसे भी 10 से 15% सोना होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो उसमें से 10-15 हजार आपको सोना रखना चाहिए। और ये ज्वेलरी में नहीं रखना चाहिए। ज्वेलरी को मैं निवेश नहीं मानता हूं, क्योंकि ज्वेलरी पिघला के आपके मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं, उसमें अशुद्धता भी होती है। आप उसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, या आपको गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं, बैंकों के जरिए जारी किए जाते हैं, और भी बहुत तरीके हैं जिसके गोल्ड के ETFs हैं। आप गोल्ड में निवेश रखिए। गोल्ड आपको इन्फ्लेशन के प्रति, इस लड़ाई से होने वाले नुकसान के प्रति कुछ हद तक हेजिंग प्रोवाइड करेगा, कुछ हद तक आपको एक कवच बना देगा आपके आसपास, कि जो जो आपके खर्चे बढ़ेंगे, जो जो आपकी बाकी के निवेश नीचे जाएंगे, सोना उसको ऑफसेट कर देगा, सोना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मेरी सलाह यह है कि अगर हम तो प्रार्थना करते हैं कि लड़ाई आगे ना बढ़े, पर काश हमारे आपके हाथ में होता तो हम इसको अभी रोक देते, पर क्योंकि हमारे हाथ आपके हाथ में नहीं है, और देखते हुए जो अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लड़ाई बहुत जल्दी थमने वाली नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका नेटो के देश में रोष है और वो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हो सकता है 1-2 दिन में हम उनको ज्वाइन करते देखें। और जो मैंने चाइना फैक्टर का जिक्र किया, ये जो ईरान, चाइना, रशिया, टर्की, ये जो एक गुट बन रहा है दूसरी तरफ दूसरा, तो ये विश्व युद्ध की तरफ एक इशारा कर रहा है। फिर मैं कहूंगा कि मैं चाहूंगा कि मेरी भविष्यवाणी गलत निकले, विश्व युद्ध ना हो, पर मान लीजिए अगर होता है, तो मैं समझता हूं सोना आपके लिए एक बहुत अच्छा निवेश का संसाधन रहेगा। तो अपना 15%, 20% तक भी अगर आप निवेश कर देते हैं, तो एक अच्छा विकल्प बन के निकल आए। आज सुबह से छिड़ी जंग शाम तक कहीं से भी थमती नजर नहीं आई है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस लगातार चौतरफा हमला कर रहा है। यूक्रेन के हर शहर पर हमले हो रहे हैं। उधर अमेरिका ने कहा है कि वह रूस पर पूरी पाबंदी तो लगाएगा ही, उसे काबू करने की हर कोशिश करेगा।
ऐसे में क्या हालत और बिगड़ने वाले हैं? खुदा न खास्ता, क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की ओर जा रही है? हालात बिगड़े तो ग्लोबल इकोनॉमी और हम सब पर आखिरकार किस हद तक असर हो सकता है? अगर ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाती है, अगर विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेटो की तरफ से बयान आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं, चाइना का मैंने आपको बताया कि चाइना रशिया का एक गुपचुप दोस्त बना हुआ है और मौके की तलाश में है कि कब वो इसमें कूद पड़े, तो ये तो बिल्कुल विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। और विश्व युद्ध, अगर आप पिछले 2 विश्व युद्ध देखें, 1914 में जो 40 में दूसरा हुआ था, तो ये अगर तीसरा विश्व युद्ध बन जाता है, मैं समझता हूं हम सबके लिए, और इसमें हम सब में केवल भारतीय नहीं है, पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। विनाशकारी जान माल के लिहाज से तो होगा ही कि मिसाइल्स चलेंगी, परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। उस सब बातों को तो सोच के ही डर लगता है, और जैसा कि मैं कह रहा हूं, उम्मीद करते हैं सब बातें गलत निकले। पर अगर ऐसा होता है, मैं समझता हूं कि हाहाकार मचने वाली परिस्थिति आ जाएगी आर्थिक जगत में भी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ रशिया यूक्रेन की बात करी कि किस प्रकार व्यापार प्रभावित होगा, क्रूड ऑयल से कीमतें बढ़ेंगी, पर विश्व युद्ध होता है तो पूरी दुनिया से ही हमारा डील करना मुश्किल हो जाएगा। और हम ये नहीं कह सकते, हम कितने भी आत्मनिर्भर हो जाएं, हम ये नहीं कह सकते कि हम अब दुनिया से, हम एक अलग दुनिया है, हमें अब बाकी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यहां से लोगों का आवागमन भी है, सामान का आवागमन भी है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है, इतने बड़े स्केल पर व्यापार होता है, वो सब का सब प्रभावित हो जाएगा। मुझे लग रहा है वो ऐसा मंजर होगा जिसके बारे में मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते कल्पना कर रहा हूं, पर मैं उस कल्पना को लल्लन टॉप के फॉलोअर्स को बताकर अभी डराना नहीं चाहता कि देखते हैं, अभी तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम गलत निकलें, ये उस तरफ ना जाए। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो समय समय पे आपके साथ जुड़ के हम आपको सावधान करेंगे कि आगे आपको क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए आर्थिक दृष्टि से, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके। आर्थिक दृष्टि से बाकी सुरक्षित स्थान तो अपना घर ही होता है, और उम्मीद करें कि ऐसी यहां नौबत कभी नहीं आएगी। पर आर्थिक दृष्टि से आप अपने आसपास कैसे ऐसा एक कवच बना लें कि आपके ऊपर इन परिस्थितियों का असर ना हो। मैं समझता हूं समय समय पर जुड़ के हम दर्शकों को अभी पूरा नहीं डराते हैं, पर परिस्थिति बहुत भयंकर होगी, वो मंजर जिक्र करने लायक भी नहीं है, इसलिए उसको फिर कभी जिक्र के लिए रखते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जंग एक हालात और ना बिगड़े और देश दुनिया की सूरत बेहतर हो। इन्हीं दुआ के साथ ये था आज का खर्चा पानी। नमस्कार। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कनें, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चनें, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो NFT वाले डिजिटल आर्टवर्क्स का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।